Hello, my dear CS Foundation students. Hope you people are studying very well. Okay, this is Professor Praveen Baldua from ProWing CS. Now, आज हम अकाउंट्स नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं. इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला हूँ, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन, मार्केट एनालिसिस, बराबर. बट मैं हर बार अपने वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, वो आपको बता दूँ. इंट्रोडक्शन मेरा नहीं ना, इंट्रोडक्शन है कि मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा कैसे रहा हूँ. आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन. बट ये वीडियो कोई रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये वीडियो कोई डिटेल लेक्चर्स नहीं है. ये वीडियो ठीक है क्यों बनाया गया है? जस्ट टू हेल्प यू 15 डेज बिफोर योर एग्जाम, जब भी एग्जाम हो, बराबर. नाउ आपको ये वीडियो कैसे यूज करनी है, मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूं जो 99.99% आपके एग्जाम में आने वाले हैं. ओके, पूरी एनालिसिस के साथ मेरी गारंटी. ओके, पढ़ना आपको सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो मैं आपको 14-15 पॉइंट्स देने वाला हूं, अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं पता तो आपको चैप्टर नहीं पता. ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नाउ प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ प्रोडक्शन फंक्शन में आप लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़े होंगे. देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन. सेकेंड टॉपिक इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. एंड थर्ड टॉपिक इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. Okay, these 3 topics make the whole chapter. एक और टॉपिक है इसमें, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, आज तक कभी पूछा भी नहीं गया. ठीक है, मैं आपको ये 3 चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो का पर्पस आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना नहीं है. मेरी वीडियो का पर्पस है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट. नाउ बेटर ये होगा कि इससे पहले आप मेरा कॉस्ट एनालिसिस का चैप्टर देखें. यस, मैं जानता हूं कि आप अगर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्शन और फिर कॉस्ट समझाया है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें उल्टी पढ़नी चाहिए. नाउ मेरे लेक्चर में फर्स्ट आपको कॉस्ट देख लेना चाहिए, उसके बाद आपको प्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ओके, नाउ बिकॉज आई बी टेकिंग कॉस्ट का लिंक अप इन द प्रोडक्शन लिटिल बिट, क्योंकि कॉस्ट के बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता. एम आई करेक्ट? नाउ प्रोडक्शन फंक्शन, ये 3 पॉइंट्स हैं. टोटल इसमें 15-16 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं किसी भी तरीके से, और वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं. अटेम्प्ट्स के साथ लिखूंगा, बराबर. आपने कॉस्ट फंक्शन तो देख ही लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग यू नो नाउ माय स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड यू नो व्हाट पॉइंट्स आई एम फोकसिंग ऑन. ओके, इतना आपको पढ़ के जाना है. कैन वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा ये सारी चीजें. ओके, फटाफट देख लो, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन आज तक आपको किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम प्रोविंग सीएस में आप लोग को एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लेवल तक, ठीक है, लास्ट में एक ऐसा रिवीजन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन. थोड़ा स्पीड में जाऊंगा बिकॉज आई वांट टू वाइंड अप माय लेक्चर विद इन 1 आवर. कुछ टॉपिक मेरे 1 आवर के आगे चले जाते हैं, दैट्स ओके. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन. फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में आई वुड लाइक, ठीक है, टू मेक यू राइट 4 पॉइंट्स. ऑफ कोर्स इसका मैं कोई नोट्स नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग इन अ प्रिंटेड फॉर्म. यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट्स, व्हाटएवर मे बी, जैसे आपका टाइम सेव हो. ना इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट मीनिंग. ओके, ना मीनिंग क्या है? तो गाइस, मीनिंग है प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन is a physical relationship. कभी कहीं कहीं पर टेक्निकल लिखा होता है. टेक्निकल relationship between input and maximum output. इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट पढ़ा है आपने. प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को समझना. ओके, नाउ मतलब
सेकेंड पॉइंट नाउ, अच्छा ये डेफिनेशन है, प्रोडक्शन इज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन और टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, बराबर। अब ये जो मीनिंग है ये आपके दिसंबर 2018 में आ चुका है। देखो मैं आपको बराबर अटेम्प्ट्स के साथ बताऊंगा, ओके। दिसंबर 2018 में आपको ये एग्जाम में आ चुका है ना। अब मेरा पॉइंट नंबर 2 सुनिए। मैंने आपको कॉस्ट के चैप्टर में भी कहा था, आज वापस कहता हूं, शायद कोई ये पहला वीडियो देख रहे होंगे तो, इकोनॉमिक्स हमेशा दो फैक्टर्स को रिलेट करता है। इकोनॉमिक्स सिर्फ रिलेशनशिप्स को समझता है, हाँ कि ना। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप पढ़ा, कॉस्ट में आप क्या पढ़ रहे हो, कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। यहां पे किस दो चीजों का रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, तो सुनो, इन दिस चैप्टर we are learning relationship between input and output। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीजों की बात करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट। इन दो ही फैक्टर्स को हमको पढ़ना है, ओके। इन दो ही फैक्टर्स को अपने को पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना, ओनली इनपुट एंड आउटपुट। इस चैप्टर में हम दो ही चीजों की बात करेंगे। कॉस्ट में किसकी बात करते हैं, कॉस्ट और आउटपुट। वहां इनपुट की बात नहीं कर रहे थे, वहां कॉस्ट और आउटपुट की बात कर रहे थे। तो मेरी बात सुनो, इनपुट और आउटपुट को कौन सा रिलेशनशिप है, सबसे पहली चीज तो सुनो, इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, which have direct relationship, okay। ना तो इनपुट और आउटपुट यही दो फैक्टर्स की बात करेंगे और डायरेक्ट रिलेशनशिप, बराबर। अब सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो यार, तो मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, ये जो इनपुट और आउटपुट मैंने जो वर्ड यूज किया है ना फ्रेंड्स, बराबर ना, वीडियो मुझे छोटा रखना है तो मैं टू द पॉइंट जाऊंगा, बकवास में करता नहीं, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये मालूम है आपको कितनी बार पूछा है, देख लो, अटेम्प्ट के साथ लिखता हूं, ठीक है। दिसंबर 2012, आई एम रेफरिंग द नोट्स, इसलिए नहीं कि मुझे ये आता नहीं, हाँ ना, क्योंकि अटेम्प्ट मुझे याद नहीं रहते, मैंने सब लिख के रखे हैं। दिसंबर 2013, जून 2014 एंड दिसंबर 2016। ओह माय गॉड। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब जब इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, जब इनपुट कम होगा तो आउटपुट कम होगा, हाँ कि ना, ऑल ऑफ यू पक्का। अच्छा अब मैं इसको, ठीक है, एक टेक्निकल रिलेशनशिप में बना देता हूं जो भी बहुत बार आया है। तो देखो, नाउ प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बराबर है, ठीक है। अब देखो इसे आप क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहां पर व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट, इनपुट का क्या मतलब होता है, तो सुनो, इनपुट मतलब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मतलब इनपुट को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। आउटपुट का मतलब क्या, इन चारों की मेहनत को मिक्स करके जो बाहर निकला, जिसे आप कह सकते हो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे आप बेच के इनकम कमाने वाले हो, हाँ कि ना। अब देखो, तो ये चारों इनपुट और ये आउटपुट। लैंड पर ये जो फैक्टर्स हैं, चारों फैक्टर्स, ये क्या आपके लिए फ्री में काम करेंगे क्या, नो, दे वांट समथिंग इन रिटर्न्स। तो लैंड की इनकम को आप क्या कहते हैं, रेंट, अग्री कहते हो। लैंड एंजॉय रेंट, लेबर एंजॉय सैलरी और वेजेस, कैपिटल एंजॉय इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर एंजॉय प्रॉफिट, हाँ कि ना, अरे बराबर। अब सुनो, ये लैंड की इनकम को क्या कहेंगे, रेंट, लेबर को सैलरीज एंड वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। आपको पता है इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन कितनी बार आया है, उसका भी मैं अटेम्प्ट लिख देता हूं, ठीक है। सुनो, शुरू करता हूं जून 2014 से, ये हाँ, ये इनकम्स, जून 2014, जून 2015, दिसंबर 2015,
जून 2016, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018। बोलो बोलो, इन चारों में से कोई एक। कितने पॉइंट हुए? देखो मैं वही चीज लिख रहा हूं जो एग्जाम में आई हुई है, हाँ कि ना? ऐसे करके टोटल 16 पॉइंट्स लिखने वाला हूं, है ना आपके लिए काम का ये वीडियो? यस, आई वांट माय होल प्रो विंग CS टीम वांट यू शुड क्लियर विद अ वेरी फैबुलस मार्क्स फ्रेंड्स। और शायद यू नो व्हाट, आई एम एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियोस बिकॉज शायद ये वीडियो आप CS फाउंडेशन के लिए मैं लास्ट टाइम बना रहा हूं। व्हाई? क्योंकि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद फाउंडेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू CS EET, है ना? अपने दोस्तों को कहिएगा, वहां पर मिलूंगा मैं उनको। चलो ना, ये मेरा सेकेंड पॉइंट, ये तो इसी का कंक्लूजन था। आप चाहो तो इसे थर्ड पॉइंट बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ना, फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट इनका फंक्शनल रिलेशनशिप, एक ही चीज को घुमाए जा रहे हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप, इसी चीज को अगर हम इक्वेशन बेस में बनाए तो वो इक्वेशन क्या बनेगा? तो सुनो, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, एक्चुअली तो NLKT लिखना चाहिए, NLKT, और ऐसा भी लिख सकते हो Q इज अ फंक्शन ऑफ K और L, बराबर? ये इक्वेशन है। सर ये इक्वेशन क्या है ना? ये जो Q है इट्स एन आउटपुट, और ये जो है ये क्या है? इनपुट। N मतलब नेचुरल फैक्टर, मतलब लैंड, L मतलब लेबर, K मतलब कैपिटल, T मतलब टेक्निकल नो हाउ, मतलब नॉलेज। नॉलेज एंटरप्रेन्योर के पास होती है ना? ना तो NLKT, और कभी कभी वो K और L बोलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम जब थियोरीज पढ़ेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, उसमें हम चारों फैक्टर्स को यूज नहीं करेंगे, अजम्पशंस के बेसिस पे हम सिर्फ कैपिटल और लेबर यूज करने वाले हैं। इसके लिए ये भी पूछा जा सकता है। और तो ये बन गया ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, यू कैन से अलजेब्रिक इक्वेशन, जो बोलो, मैथमेटिकल इक्वेशन। अच्छा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया। सर कितनी बार? बता देता हूं, जून 2018, दिसंबर 2013 फ्रेंड्स, दिसंबर 2014, जून 2016 एंड दिसंबर 2016। हा 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 हा, है ना? तो आपको फोर्थ पॉइंट समझा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, ये 3 से 4 पॉइंट, बराबर? ये एक्चुअली चारों चीजें एक ही जैसी हैं, हाँ? तो ऐसा मत बोलना कि 4-4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है? मेरा बस चले ना, तो आई शुड नॉट राइट दिस टू एज अ पॉइंट। सेकेंड का A, B और C लिखता हूँ। एवरीथिंग इज इन अ डिफरेंट एंगल, बट सेम थिंग आई एम राइटिंग। ओके ना, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फीचर्स। 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, 12th स्टैंडर्ड से, बराबर है कि नहीं? तो फिफ्थ पॉइंट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फीचर्स। चलो इतना नहीं लिखता मैं, फीचर्स, बराबर? लैंड के फीचर्स, लेबर के फीचर्स, कैपिटल के फीचर्स और एंटरप्रेन्योर के फीचर्स, बराबर? आपने 12th में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको हेडिंग्स याद रखनी है, मीनिंग तो आप सबको पता ही है। और मालूम है सबसे ज़्यादा बार लैंड के फीचर्स पूछे गए, लैंड और एंटरप्रेन्योर के फीचर्स आपको पूछे गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर। सेकेंड इज परमानेंट एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है? वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा बिकॉज आई वांट टू एडजस्ट इन दिस बोर्ड ओनली, ताकि मेरा इंट्रोडक्शन यहीं खत्म हो जाए, देन विल गो टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। परमानेंट, इंडिस्ट्रक्टिबल, इमोबाइल, है ना? फिक्स है ना? नाउ देन इमोबाइल के बाद पैसिव फैक्टर, ये डिपेंडेंट फैक्टर है, अकेला प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसको लेबर का और मशीनों का सपोर्ट लगता है, बराबर? देन नॉन डेप्रिशिएबल, ऑफ कोर्स नॉन डेप्रिशिएबल। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो अकाउंट्स में भी पढ़ा है। लैंड को छोड़कर सब कुछ डेप्रिशिएबल है, बराबर? देन लैंड के बाद परफेक्टली इनइलास्टिक,
मतलब EP इज इक्वल टू 0 एट अ नेशनल लेवल, हाँ कि ना। और लैंड इज नॉट अ गुड, लैंड इज नॉट अ गुड, गुड्स, वो गुड लिखते हैं तो अच्छा बुरा समझ में आता है, एक्चुअली गुड्स है, बट वहां पर एग्जाम में गुड आया था। ओके गुड ना। अब देखो इनमें से कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए। नेचुरल फैक्टर दिसंबर 2015 में पूछा गया, ठीक है। देन इमोबाइल जून 2014, इन जून 2014 दे हैव आस्क्ड, एंड परफेक्टली इलास्टिक, ओ माय गॉड ये तो फेवरेट था, इट इज इन दिसंबर 2014, June 2017 and December 2017 when they have asked. Okay, and land is not a good. This has been asked in June 2014. So many times, है ना? Now, after this, land के बाद labor. Labor से कभी भी कुछ भी नहीं पूछा गया. Okay, now, but मैं लिख देता हूँ human factor, है ना, then inseparable from laborer, then less mobility, एक जगह से दूसरे पे जा तो सकता है कम, एक्टिव फैक्टर, हाईली पेरिशेबल, है ना, हाईली पेरिशेबल। अगर ये सब चीजें आपने पढ़ी है, और भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, अपने नोट्स को रेफर करिएगा। कैपिटल, ना कैपिटल के क्या है, कैपिटल में से भी काफी कुछ पूछा नहीं गया है। मैनमेड फैक्टर, लेकिन पढ़ के तो जाना है। मैनमेड फैक्टर, ड्यूरेबल, बहुत सालों तक चलता है भाई, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, मशीनरीज हैं, ड्यूरेबल है, ठीक है, इंसानों ने बनाई है। हाईली मोबाइल, ऑफ कोर्स यार टेक्नोलॉजी कहीं पे भी जा सकती है। हाईली मोबाइल, देन प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी ने इनका प्रोडक्शन किया है ताकि और प्रोडक्शन हो सके, बराबर। डेप्रिशिएबल, यस ये सब डेप्रिशिएबल है, ये सारी चीजें। एंटरप्रेन्योर, अब गाइस एंटरप्रेन्योर में इकोनॉमिस्ट के हिसाब से एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब कौन सा होता है। देखो एंटरप्रेन्योर भी इंसान होते हैं और लेबर भी इंसान ही होते हैं, बस वो रिस्क नहीं लेते। एंटरप्रेन्योर भी इंसान है पर वो रिस्क लेते हैं, बराबर है। बट इनका सबसे बड़ा काम है एज पर द इकोनॉमिस्ट टू डू द इनोवेशंस। तो इनोवेटर, रिस्क टेकर, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इनोवेटर, रिस्क टेकर, ओके नाउ इनोवेटर, रिस्क टेकर, देन और भी बहुत कुछ है, डिसीजन मेकर, प्रॉफिट एंजॉयर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है एज पर द इकोनॉमिस्ट, द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इनोवेशन करना, रिस्क लेना। एम आई करेक्ट? ऑल ऑफ यू, बाकी तो वो सारे कर सकते हैं जो एक लेबर भी कर सकता है। होप यू अंडरस्टूड। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, 5 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन है और आई कैन से 3 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन है मेरा, ठीक है। मीनिंग, वापस मीनिंग से कंक्लूजन और ये सारी चीजें। होप आपको समझा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। नाउ पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को। होप माई हैंड राइटिंग इज रीडेबल, फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंप्लीट करवाए, हाँ कि ना। अब चलते हैं, माई इंट्रोडक्शन इज ओवर, और इतना ही एग्जाम में आज तक आया हुआ है। तो ये तो पढ़ना ही है बाबा, आपका भी पढ़ना है, बट 99.99% मेरी गारंटी इन्हीं में से एग्जाम में आना चाहिए। ओके ना, अब बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट, आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर का सबसे हार्ड पार्ट है ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन फ्रेंड्स। ना अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है।
ओके सारी चीजें मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच दे हैव आस्क्ड यू इन द एग्जाम। ओके नाउ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जब मैं शॉर्ट रन कहता हूं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? फिक्स फैक्टर है, फिक्स कॉस्ट है ना? अरे अच्छा, कॉस्ट इज अ मॉनेटरी कंसेप्ट बट प्रोडक्शन इज अ नॉन मॉनेटरी कंसेप्ट, और कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन से डिराइव हुआ है। अग्री करते हो ना? तो कॉस्ट फंक्शन हैज बीन डिराइव फ्रॉम प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता तो खर्चा नहीं लगता ना। और खर्चा क्या है? लैंड को रेंट पे करना, लेबर को सैलरी पे करना, ये तो खर्चा है। तो कॉस्ट मॉनेटरी कंसेप्ट था, ये नॉन मॉनेटरी है। इनपुट भी क्वांटिटी है और आउटपुट भी क्वांटिटी है, ठीक है? इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट देख रहे हैं ना। तो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी रहे, फिक्स इनपुट भी रहेंगे और वेरिएबल इनपुट भी रहेंगे। अग्री करते हो ना? तो देखो इसमें पहली बात तो कुछ अजम्पशंस है। ये अजम्पशंस आज तक पूछे तो नहीं गए, लेकिन एक अजम्पशन आया हुआ है, देखो ट्रू और फॉल्स के साथ, ठीक है? तो पहले ना वो 2-3 अजम्पशंस देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अजम्पशंस जानना बहुत जरूरी है, वैसे ही पढ़ा होगा। सबसे पहले ये जो शॉर्ट रन में आप जो प्रोडक्शन सीख रहे हो, ठीक है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ फिजिकल यूनिट्स है, ठीक है? देखो प्रोडक्शन में गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन सर्विसेज है इनविजिबल, intangible, which we cannot measure in terms of quantity. Am I correct? So if you cannot measure in terms of quantity, we cannot explain also. So your economists have assumed that now this theory is applicable only on physical quantity. So this theory is applicable only on goods and not on services. है ना? But in realistic world, service is also production because you are earning income. Okay? Now, second point. When I am saying it's a short run, तो यहाँ पर एक assumption बनता है. Here, assumption is there. What kind of assumption should be there? Now, तो assumption should be there should be some fixed factor and there should be some variable factor. बराबर, तो economist ने यहाँ पे assume किया है to conduct production. One variable factor is considered. Variable input is considered and rest all inputs are fixed. Rest all inputs are fixed. Some is variable, some is fixed. अगर ऐसा है तो भी चलेगा. One is variable, rest all are fixed. But यहाँ पर variable input is labor L and fixed input is capital, which I call it K. Okay? Now, तो यहाँ पर labor और capital, these two things has been considered. Sir, what about land? What about technical know-how or entrepreneur? They are by default. That's why it's an assumption, na? Realistic production we need all four, but here it is assumed that we are considering 2 inputs to conduct the production, labor and capital. So labor is variable and capital is fixed. ठीक है? Capital मतलब machine, technology, whatever maybe you want to say, you can say it. Now third is all capital, that is technology or machine, remains constant, of course. This is an assumption. All capital will remain constant. Sir, why it is constant? Because guys, it should be fixed. If capital changed, अगर capital change हो गया, तो ये भी variable, ये भी variable. Then we will be entering into the long run production function. तो short run में sum should be fixed. इसलिए assumption है capital should remain constant. If you have 5 machines throughout the production, there will be 5 machines only. If you have 10 machines throughout production, there will be 10. It cannot become 9 or it cannot become 11. Neither increase nor decrease. It will remain same. Barabar? Fourth, all labors are homogeneous. Yes, it is totally unrealistic thing. बराबर, सारे लेबर सेम रहेंगे. All labors are at equal level. Physically, mentally, they all are at equal level. No one is more matured, less matured, more educated, less educated. No, all are at par.
physically strong, they are mentally strong, all are at par. ठीक है? Now all are at the same level. Sir, is this practically possible? No, that's why it's an assumption ना. हर लेबर की अपनी एक खास बात होती है, कोई किस फील्ड में अच्छा होता है, कोई किस फील्ड में अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसे होमोजीनियस माना है कि जितने भी लेबर मशीन पे काम करेंगे प्रोडक्शन के लिए सबका लेवल सेम है, बराबर है ऑल ऑफ यू. अगर मैं लेबर हूं और आप लेबर हैं तो अगर मेरी कैपेसिटी 1 आवर में 10 पेजेस पढ़ने की तो आपकी भी कैपेसिटी 1 आवर में 10 पेजेस पढ़ने की ही है. सेम अज्यूम, बराबर. तो दीज आर द 4 assumptions. होप यू अंडरस्टूड द assumptions यार. Okay, now after assumptions friends, ठीक है. now what I want is, अब हम इसमें डायग्राम देखेंगे. डायग्राम आपने एक लॉजिक पे बनाया होगा, बट मैं डायग्राम डायरेक्टली बनाऊंगा बिकॉज आई जस्ट वांट टू कम अप विद द पॉइंट्स. ठीक है. now ज्यादा करके assumption डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल लेबर्स आर होमोजीनियस और ये दोनों ही पूछे जाते हैं. दिस टू हैव बीन till now not asked. Okay, now that's why this assumption is important. Now after this, अब देखो आपने जो डायग्राम बनाए होंगे फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से बनाए थे. In this chapter we are learning the relationship between input and output. So here you are going to take output, here you are going to take input, and that is only variable input, मतलब लेबर, क्योंकि आप फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला, तो जो चेंज नहीं होने वाला उसको कहाँ देख रहे हैं, है ना. और शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन सिर्फ रॉ मटेरियल से ही होगी. लेबर ज्यादा लेबर बिठाओ ज्यादा आउटपुट होगा, क्योंकि मशीन तो फिक्स्ड ही है. तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर यू हैव टू अपॉइंट मोर लेबर. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस लेस यू हैव टू अपॉइंट लेस लेबर. ओके, इसलिए तो मैंने बोला इनपुट एंड आउटपुट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप. अब देखो आपने जब ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. एम आई करेक्ट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. अग्री करते हो? नाउ यू हैव लर्न दिस इन अ 3 स्टेज. तो मैं उस स्टेजेस को डिवाइड कर देता हूं फ्रेंड्स. स्टेज 1 जिसको आपने नाम दिया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वो सब मैं नहीं लिखने वाला. स्टेज 2 जिसको आपने नाम दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और स्टेज 3 लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. एम आई करेक्ट? हाँ क्यों? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स. एम आई करेक्ट? ये 3 स्टेजेस थे. अब आप लोगों ने इसमें 3 कर्व्स बनाए थे. ये मेरा थियोरी का एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट होगा. टीपी, एपी एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन. आप इसे टोटल आउटपुट भी कह सकते हैं, एवरेज आउटपुट भी कह सकते हैं, मार्जिनल आउटपुट भी कह सकते हैं. वॉट एवर मे बी यू वांट टू से यू कैन से. ठीक है. टीपी आई विल बी ड्रॉइंग विद अ ब्लैक पेन so that you can understand my diagram in a shorter manner, because I'm not explaining the logics but just keeping important points in front of you. AP I'll go to draw with a blue pen, and MP I'll be drawing with a red pen. Okay, now listen. आप लोगों ने डायग्राम कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि इनिशियली जब आप मोर एंड मोर लेबर इनपुट करते हो तो आपका टोटल प्रोडक्शन स्पीड में भागता है. इट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट. देन ऑल ऑफ सडन वो स्लो हो जाता है. तो आपको एक टर्निंग पॉइंट मिलता है जिसे आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स. उस पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स के बाद टीपी इंक्रीज होता है, लेकिन अच्छा चलो सेकेंड पॉइंट हम बाद में देखते हैं, उसके बाद तो थोड़ा स्लो हो जाता है. फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीज होता है और वो इंक्रीज होकर एक हाई पॉइंट पे टच हो जाता है. मैक्सिमम रहता है फर्स्ट स्टेज में, है ना. अब रेड पेन से मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, बराबर, लेकिन वो ब्लू कर्व एवरेज प्रोडक्शन के ऊपर होता है. पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स पे मैक्सिमम होता है और फिर फॉल होता है, और वो फॉल होकर एवरेज प्रोडक्शन को इक्वल हो जाता है. तो देखो इस फर्स्ट स्टेज का नाम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इसलिए दिया गया, और भी बहुत सारे रीजन है, बट मैं आपको क्लियर में समझाऊं. बिकॉज ऑल टीपी, एपी एंड एमपी ऑल आर इंक्रीजिंग, बराबर ना, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स. अब सेकेंड स्टेज में
टीपी इंक्रीज ही होता है लेकिन अब फ्लैट हो जाता है पर बढ़ता है और यहां पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है सेकेंड स्टेज खत्म होते होते, बराबर। मतलब टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। यहां पर तो रॉकेट स्पीड में जा रहा था, बराबर है ना। इसलिए यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, एकदम स्पीड में गाड़ी भगाओगे और अचानक से धीमा कर दोगे तो एक टर्न मिलेगा, बराबर। इन्फ्लक्स का मतलब फ्लक्चुएशन, सडन चेंज ना। एवरेज प्रोडक्शन यहां पर मैक्सिमम होता है, उसके तो कंटिन्यूसली फॉल ही करता है बट वो पॉजिटिव रहता है। मार्जिनल प्रोडक्शन जो फर्स्ट स्टेज में ब्लू लाइन के ऊपर था एवरेज प्रोडक्शन के, वो इक्वल होकर नीचे आ जाता है। सेकेंड स्टेज खत्म होते होते वो जीरो हो जाता है, हाँ कि ना। अब सेकेंड स्टेज में ये भी स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, बाकी दोनों फॉल हो गए और एपी और एमपी, इसे इसका नाम डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिया गया। अब थर्ड स्टेज में टीपी फॉल हो जाता है। एपी और एमपी तो पहले से ही फॉल हो रहे हैं, एपी कंटिन्यूसली फॉल होता है बट वो पॉजिटिव रहता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए स्टेज का नाम लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स दिया गया। दिस इज द डायग्राम यू पीपल हैव लर्न, एम आई करेक्ट? तो नाउ लिसन, अब इन्हीं में से ये डायग्राम सबको पता है, लॉजिक भले पता ना हो बट आपको सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। दिस इज द डायग्राम ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको 2 बार पूछा गया, आपको इस पे कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपने ये डायग्राम हमेशा टेबल के ऊपर बेस बनाया है, यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल, बराबर है। बट आई एम नॉट राइटिंग द टेबल। नाउ लिसन, total production, average production and marginal production. Total production will be given, normally it is given in the question, but average production कैसे calculate करोगे? TP divide by labor, or I can say variable factor. You should not consider fixed factor. Total production को divide by variable factor करोगे तो average production आ जाएगा। Marginal production में change in total production divided by change in variable factor. Sometimes they're going to give you AP, you have to find TP. So it's very simple, AP into variable factor. This is the formula. The first point is my formula. Acha, sir, have they asked you in this exam? Have they asked this kind of question in the exam? Of course. Attempt बता देता हूँ। ये दोनों तो कभी नहीं पूछे गए अभी तक, but marginal production 2 बार पूछा गया, December 2012 and June 2013. Okay, now so this question has been asked in your exam. Fine. Now first question. Up second point. After this, the second point. अब second point क्या है यार? ठीक है? Now short run production function का second point. See, this was the assumptions. Okay? ठीक है? Now अब second point क्या है? तो मेरी बात सुनो. Second point आपके एग्जाम में जो आया हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। एक और चीज बता दूं जो मैं लिखना भूल गया। आपको पता है जो डायग्राम मैंने बनाया ना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन द एग्जाम वंस इन December 2013। सर डायग्राम कैसे पूछा? क्या हमको ड्रॉ करने बोलेंगे? नो, दे विल नॉट गो टू मेक यू ड्रॉ, बट व्हाट दे विल डू इज, नाउ दे हैव गिवन इन द ऑप्शन 4 डायग्राम्स, you have to select the correct one, and in the diagram TP was not given, AP and MP was given. So you have to understand which is the correct shape and you have to tick mark accordingly the correct diagram. 3 diagrams was wrong and 1 diagram was right in the options. Okay, so diagram was asked in December 2013, this formula is asked in December 2013 and June 2013. Okay, now question number 2. अब point number 2, sorry, अब point number 2 जो आपको एग्जाम में पूछा गया, बराबर, flow of MP, ठीक है, फ्लो ऑफ एमपी जो मैं लिख देता हूं। अगर आप एमपी का फ्लो देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में एमपी इंक्रीज हो रहा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स में वो मैक्सिमम हो गया। आफ्टर दैट एमपी फॉल हो रहा है, इन सेकेंड स्टेज इट वॉज फॉलिंग बट इन सेकेंड स्टेज इट बिकम 0 एंड इन थर्ड स्टेज इट बिकम नेगेटिव। तो सुनो, फर्स्ट स्टेज एमपी पॉजिटिव, सेकेंड स्टेज एमपी इंक्रीजिंग, मतलब ऑटोमेटिकली इट्स पॉजिटिव। सेकेंड स्टेज में पॉजिटिव था थोड़े टाइम के लिए, देखो ये तो पॉजिटिव ही है ना, भले फॉलो हो, बराबर, एमपी बिकम 0 एंड थर्ड स्टेज एमपी बिकम नेगेटिव।
बराबर बिकेम 0, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं फॉलिंग एंड बिकेम सी, और थर्ड स्टेज में एमपी बिकेम नेगेटिव। अरे हाँ कि ना, ये आपको याद रखना है, जो आपको डायग्राम से ही पता चल सकता है। लेकिन इन तीनों में से क्या सर कभी पूछा गया? ऑफ कोर्स, जो चीज पूछी नहीं गई ना, आई एम नॉट राइटिंग ओनली, आई एम राइटिंग ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बराबर। अब मैं आपको बता दूं ये कब कब पूछा गया। जून 2017, ओके, देन एक मिनट, दिसंबर 2013, जून 2017 और जून 2019 में ये पॉइंट्स पूछे गए, बराबर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के जाते हैं, जो एग्जाम में पूछी गए इसी के साथ, ठीक है। एमपी 0 होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एमपी बिकम 0? यू नो एमपी बिकम 0 का मतलब है टीपी मैक्स हो गया कि नहीं, एमपी 0 हो गया कि नहीं, दैट मीन्स, ठीक है, नाउ प्रोड्यूसर हैव अचीव्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बराबर। नाउ दैट मीन्स प्रोड्यूसर हैव अचीव्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब जो एग्जाम में स्टेटमेंट लिखा गया था ना, वो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, देख लो। व्हेन एमपी इज 0, when MP is 0, it means production have reached to optimum level and TP is max. प्रोडक्शन इतना ही मैक्सिमम है, मतलब आप लोग ऑप्टिमम पे हैं, अब आप प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। ये स्टेटमेंट जून 2013 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है, इससे मैंने यहीं पे लिख दिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके ना, आपको सेकेंड पॉइंट समझा? मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, मैं ऊपर का पार्ट रब करने वाला हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जल्दी करो फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज किया, स्क्रीनशॉट लिया, ओके आई एम कंटिन्यू ना। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स, अजम्पशन इज द 4th पॉइंट, ठीक है, दिस इज द 5th पॉइंट एंड दिस इज द 6th पॉइंट। मैं टोटल बता रहा हूं, बाकी आप 1 2 लिख सकते हो। ओके ना, आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस। इससे इजी और टू द पॉइंट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और मैं प्रिंटेड भी नहीं दूंगा, बराबर। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं गो टू डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड इट, नो, विच आई यूज्ड टू से इन दी अकाउंट्स लेक्चर, बराबर ना। फाइन, 3rd पॉइंट, ओके, 6th पॉइंट हो गया, ये इस टॉपिक का फाइनल 2nd पॉइंट। अब 3rd पॉइंट सुनो, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी फ्रेंड्स, बराबर। रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी मतलब ब्लू एंड रेड का रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है, मैं बता दूं कितनी बार, मैं नोट्स इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पे अटेम्प्ट्स लिखे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कैन नॉट रिमेंबर द अटेम्प्ट्स यहाँ, है ना। तो सुनो, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, 3 रिलेशंस आते हैं, मैं वो तीनों रिलेशंस लिख देता हूं। ए, इधर ही देख लो, जब रेड कर्व एमपी और ब्लू कर्व दोनों इंक्रीज हो रहे थे तो ऊपर कौन था? एमपी। तो व्हेन both AP and MP rises, MP is greater than AP. MP was greater, MP ऊपर था ना, बराबर। बी पॉइंट, अब सुनो, सेकेंड, जब दोनों फॉल हो रहे थे तो कैसे रेड का नीचे आ गया, मतलब MP is lesser, तो when both AP and MP falls, MP is lesser than AP, है ना। C, लेकिन जब AP मैक्सिमम था, भाई दोनों बढ़ रहे थे तो MP ग्रेटर था, दोनों कम हो रहे थे, फॉल हो रहे थे तो MP लेसर था, तो इक्वल कहां थे? when AP was maximum, है ना। तो when AP was maximum, MP is equal to AP,
अग्री? सर इसमें से कौन सी चीज पूछी गई? गाइस एक बार ट्रू और फॉल्स पूछा गया था, उसमें इन तीनों के रिलेशंस को पूछा था और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था। ये क्वेश्चन पूछा गया जून 2013 में। बराबर। और ये ग्रेटर देन एपी वाला है ना, ये स्टेटमेंट दिसंबर 2012 में पूछा गया। बराबर। एक मिनट भागना नहीं, मैं और बता देता हूं। यस, इतनी चीजें पूछी गई। बराबर। मैंने अटेम्प्ट्स लिख दिए फ्रेंड्स, अटेम्प्ट्स भी लिख दिए, और क्या चाहिए आपको? बराबर। अच्छा, फोर्थ इज रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। हमने अभी एमपी और एपी का रिलेशनशिप देखा, अब हम एमपी और टीपी का रिलेशनशिप देखेंगे, मतलब रेड और ब्लैक का रिलेशनशिप। ओके, रेड और ब्लैक का रिलेशनशिप देखने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें भी मैं तीन चीजें लिखने वाला हूं, बट एक काम करूं, कैन आई राइट डाउन दिस हियर? ओके, कैन आई रब दिस? ओके, नाउ आई एम रबिंग दिस. I cannot rub the diagram, okay? So I will adjust over here. Let this diagram remain separately so that I can use the space. Second point. Fourth point. I'm writing from here. Relationship between TP and MP. Relationship between TP and MP. Okay, now understand. A. There are three relationships. अब ये मैं आपको यहां से बता दूं, देख शायद आपको समझे। आपको पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स से पहले टीपी वाज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट। तो जब तक वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था तब तक एमपी भी इंक्रीज हो रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स तक, लेकिन उसके बाद टीपी वाज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो एमपी डिमिनिश ही हो गया। तो देखो इनका रिलेशनशिप देखो आप। ए जो है वो फ्लो है। सबसे पहला, when TP was increasing at a increasing rate, MP increases point of influx तक, but after point of influx, when TP was increasing at a decreasing rate, MP falls. Decreasing rate मतलब decrease. Third, when TP was increasing at a constant rate, तो बता MP क्या होगा? Increasing rate तो increase, decreasing rate तो decrease, मतलब fall, decrease. Constant rate तो MP will remain constant. मतलब horizontal line. अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो ठीक है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं डायग्राम में। यस, डायग्राम में नहीं है, बट एग्जाम में पूछा गया। बराबर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, अदरवाइज दिस थर्ड पॉइंट इज नॉट देयर इन द डायग्राम, बट इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। बराबर। अच्छा सर कब पूछा गया, मैं बता देता हूं। इट हैज बीन आस्क्ड इन जून 2019 फ्रेंड्स, लेटेस्ट है। हाँ बराबर, ऑल ऑफ यू पक्का। और ये जो फॉल्स है ना, ये दिसंबर 2013 में पूछा गया। बराबर। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना रिलेशनशिप का, ये इंपॉर्टेंट था। अब भी पॉइंट देखो, व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम, ये तो सबको पता है। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0। और सी रिलेशन, when MP is negative, TP falls. So when TP falls, MP is negative. बराबर। अब ये जो MP 0 जो है ना, ये दो बार पूछा गया, जून 14, दिसंबर 14। है हाँ। अरे बराबर, all of you पक्का। now this relationship between TP and MP, ठीक है, my fourth point, and yes a fifth point,
जो सबको पता है, एक रैशनल प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस करेगा? सेकेंड स्टेज, ये आज तक नहीं पूछा गया। रैशनल प्रोड्यूसर will always produce in second stage because all resources are optimally utilized. सेकेंड स्टेज में हमेशा एक रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। क्यों? फर्स्ट स्टेज अंडर यूटिलाइजेशन का है, थर्ड स्टेज ओवर यूटिलाइजेशन का है, ना अंडर अच्छा ना ओवर, और यहीं पे तो एमपी जीरो हो रहा है ना सेकेंड स्टेज में, और टीपी मैक्सिमम है, तो यही ऑपरेटिंग स्टेज है। थर्ड स्टेज में तो फॉल हो रहा है, और फर्स्ट स्टेज तो हमने शुरुआत की है बॉस, कहाँ रुक रहे हो, शुरू रखो। सेकेंड स्टेज इज द मैच्योरिटी स्टेज, बराबर, जहाँ पे इसलिए तो कहते हैं जब एमपी जीरो इट्स एन ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बराबर, इसकी वजह से ना। आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए? पक्का? ऑल ऑफ यू? हाँ, दिस हैज बीन नॉट बीन आस्क्ड टिल नाउ, बट एक और सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन? मार्जिनल प्रोडक्शन का मीनिंग पूछ लेते हैं यार, और पूछा भी है, बराबर। कितनी बार पूछा ना मैं? December 12 और June 15, 2 बार पूछा गया। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, मार्जिन का मतलब कि क्या है? एक्स्ट्रा। तो एक एक्स्ट्रा इनपुट से एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस होना, तो इट मीन्स वन एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड by one additional input, है ना? याद रखना फ्रेंड्स, वो लोग आपको प्रोडक्शन के चैप्टर में इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप देने चाहिए। कभी वो इनपुट बोलेंगे, कभी आउटपुट बोलेंगे, कभी कॉस्ट इनपुट बोलेंगे, कभी कॉस्ट आउटपुट। नो, आउटपुट एंड इनपुट, और कॉस्ट में कॉस्ट एंड आउटपुट। ये वर्डिंग्स पे ध्यान देना, अदरवाइज दे यूज द सेम स्टेटमेंट बट दे चेंज जस्ट 2 words and you might make a mistake in the exam because you people will always under a pressure that exam hall, oh my god, है ना? ना, प्लीज कॉपी दिस। तो देखो 6 पॉइंट ये हो गए शॉर्ट रन प्रोडक्शन के, 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन के, टोटल 9 पॉइंट्स हुए हैं। अब सिर्फ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बाकी है। प्लीज कॉपी डाउन दिस। अच्छा, इसका अटेम्प्ट लिखना भूल गया ना मैं। December 2012 and June 2015. Please copy down or take a screenshot. Hope you understood. Okay, now. Last topic is left, long run production function. Barabar? I gave you all the important points which you have to remember. Barabar? Now you have to. If you remember this much points, you can solve any question. Barabar? If it come in the exam. Now, can I rub this? Sure. After this, next is long run production function, which is also called returns to scale. है ना? Which is also called returns to scale. बहुत simple. Long run production function, or you can say returns to scale. Returns to scale. अग्री करते हो? अब सुनो फ्रेंड्स, जैसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन को आपने 3 स्टेजेस में पढ़ा था, बराबर, दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। वैसे ही रिटर्न्स टू स्केल और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन 3 stages. That is increasing returns to scale, constant returns to scale and decreasing returns to scale. हाँ, नाम सिमिलर है, इसलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स है ना शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि दोनों के स्टेजेस के नाम एकदम सिमिलर है, दैट इज स्केल वर्ड। अगर वर्ड स्केल आ जाए या वर्ड लॉन्ग रन आ जाए तो समझना वो लॉन्ग रन की बात है, बराबर। देखो शॉर्ट रन में स्टेज में स्केल वर्ड नहीं था, जस्ट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, वहां पर था डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। वहां पर नेगेटिव था, यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके ना, अब लॉन्ग रन का मतलब ही क्या है? तो यहाँ पर एक अजम्पशन है जो काफी बार पूछा गया, व्हेन आई से लॉन्ग रन, तो वो अजम्पशन सबको पता है, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। वहां पर शॉर्ट रन में एक इनपुट फिक्स था, बराबर है, और एक इनपुट वेरिएबल था अजम्पशंस के केसेस में। हाँ कि ना? लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ वेरिएबल है, यही तो लॉन्ग रन का डेफिनेशन है। अरे अग्री करते हो? और मालूम है ये अजम्पशन भी पूछा गया है, तो सुनो। नाउ ऑल फैक्टर्स
of production, all factors of production, that is all inputs here are variable, all inputs are variable. बराबर. अब मालूम है ये कितनी बार पूछा गया? जून 2013 में पूछा गया एक बार. चेंजिंग द कलर. जून 2013. और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिटर्न टू स्केल. ये भी पूछा गया. ये पूछा गया जून 2014 में. मैं अटेम्प्ट्स देख रहा हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कैन नॉट रिमेंबर द अटेम्प्ट्स. ओके ना, तो ये एक अजम्पशन था, बाकी तो कुछ अजम्पशन है ही नहीं. अब इसमें आप लोग को 3 स्टेजेस पढ़ाए गए. You might have learned everything in theory and all everything. I understand that, but I am not using any kind of theory. मैं एक चार्ट बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे रिलेशनशिप्स को लेकर समझाया गया. तो देखो वो चार्ट जरा देख ले. स्टेजेस, ठीक है. डेफिनेशन, स्टेजेस के नाम. How many columns I want? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm taking 6 columns. Definition, relations, then equation, then isocon diagram and cost diagram. ये जब आप टेबल को पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ यहीं मिलेगी. बराबर. आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे और वो कितना भी घुमा ले, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. स्टेजेस, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द 3 स्टेजेस. डेफिनेशन, बराबर, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दिए हैं. देन रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना, बराबर. देन इक्वेशन, आपको कभी कभी इक्वेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं इक्वेशन भी लिख दूंगा. देन आइसोकॉन डायग्राम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा. आइसोकॉन डायग्राम से लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया. और रिलेशन विद कॉस्ट कर्व, कॉस्ट कर्व, जिसे लॉन्ग रन इसलिए आप LAC कहेंगे. बराबर. LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. लॉन्ग रन में AC और ATC सेम होता है, ठीक है. अब देखो फर्स्ट स्टेज, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं. फर्स्ट स्टेज इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल, ये मेरा फर्स्ट स्टेज है. सेकेंड स्टेज इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. And third stage is decreasing returns to scale. Okay, hope okay, it's very clear. अब देखो डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब समझते हो? इंक्रीज मतलब बढ़ना और रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट. प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब कॉस्ट कम होती है. और कॉस्ट कब कम होती है? तो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकले. तो यहां पर आपने डेफिनेशन पढ़ा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन इनपुट ब्रिंग्स मोर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट. इन शॉर्ट, इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा मैं यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं. जब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकले तो प्रॉफिट बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स. थोड़े आउटपुट में थोड़े इनपुट में ज्यादा आउटपुट, है ना. अब इनपुट और आउटपुट, इसी को मैं रिलेशनशिप में भी समझा दूं क्योंकि ये भी पूछते हैं. आपको मालूम है कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि प्रोड्यूसर इज इन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इफ इनपुट इंक्रीज बाय 10%. बताओ आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? तो सुनो, इनपुट एंड आउटपुट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज बट बाय मोर देन 10%. मैं 12 लिख रहा हूं. अच्छा, इफ इनपुट फॉल बाय 10% तो आउटपुट विल आल्सो फॉल बट लेसर बाय 8%. बराबर. अब तुमको फॉलिंग में कंफ्यूजन हो सकती है, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए. तो गाइस कम गिरने का मतलब आउटपुट ज्यादा होना ही होता है ना.
ये इक्वेशन, ये इनपुट और आउटपुट का लॉजिक। ओके ना, अब इक्वेशन, कभी कभी आपको इक्वेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अटेम्प्ट्स बताऊंगा, बट सुनो, आपको मालूम है वो लोग क्या बोलेंगे, 10 कैपिटल प्लस 10 लेबर यू कैन प्रोड्यूसिंग 100 चॉकलेट्स और यूनिट्स, चॉकलेट बोलो कुछ भी बोलो, बराबर 18 कैपिटल प्लस 18 लेबर, जब आपने 10 मशीन और 10 लेबर लगाया, 10 machines and 10 labor, you produce 100 units of products. When you increase the machines, 18 machines and 18 labors, you increase the labor also. Everything is variable, na? So you can change everything. Am I correct? Now, you have produced 200 units. Now, and when you have increased 23 capital, 23 machines and 23 labor, you have produced 300 units of chocolates. अब मालूम है इस इक्वेशन को देख के आपको ये बताना है whether this equation is of increasing returns or decreasing returns or constant return. सर ये कैसे पता चलेगा? तो listen, they will going to give you the equations. आपको पहला इक्वेशन देखना है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, बराबर है। तो देखो बोथ आर इंक्रीजिंग बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज नहीं होगा। तो देखो ये 10 से 18 हुआ, इसका मतलब क्या है, डबल हुआ क्या? नहीं, लेकिन आपका आउटपुट डबल हो गया। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, कैपिटल लेबर। तो इनपुट कम से बढ़ा लेकिन आउटपुट 200%, इनपुट 80% से बढ़ा लेकिन आउटपुट तो 100% हो गया ना। अब देखो ये 10 से 23 हुआ है, मतलब 23 टाइम्स, लेकिन आउटपुट देखो 100 से 300 टाइम्स, तो बराबर, तो ये 230%, ये 300%। तो इक्वेशन को भी देखना है। अब इसको अगर आप इसमें प्लॉट करो, दिस यू पीपल नो वेरी वेल, y एक्सिस एंड x एक्सिस, यू पीपल हैव टेकन कैपिटल ओवर हियर एंड हियर लेबर, यही इक्वेशन इसमें जाता है, बराबर। और ये मेरा आउटपुट लाइन क्वांटिटी। अब इसमें ना आप लोग इसको कॉम्बिनेशंस को बनाते हो, जो मैं यहाँ नहीं बना पाऊंगा बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड स्पेस ना। तो आप लोग देखोगे कि आपका स्पेस कम होते जा रहा है, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, मतलब द गैप बिटवीन आइसोकोन कर्व्स आर डिक्रीजिंग एज मोर एंड मोर आउटपुट इज इंक्रीजिंग। ओके ना। अच्छा, प्रॉफिट कब बढ़ता है? तो अगर वो लोग कभी कभी कॉस्ट से भी पूछ सकते हैं, तो योर कॉस्ट LAC कर्व इज फॉलिंग। सर व्हाई फॉलिंग? बिकॉज गाइस कॉस्ट कम होगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। हाँ बराबर। तो हियर द गैप बिटवीन आइसोकोन कर्व्स आर डिक्रीजिंग। इन पांचों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न्स उसके कांस्टेंट इंक्रीजिंग में इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, इसमें दोनों इक्वल है। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन इनपुट ब्रिंग्स इक्वल परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। इक्वेशन बना देता हूं, इनपुट और आउटपुट में इक्वल चेंज होगा। सो व्हाट डू मीन बाय दिस? तो इफ माय input is increasing by 10% and if it is constant, the output will also increase by 10%. If input decrease by 10%, तो output will also decrease by 10%. डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। अब इसका इक्वेशन देखो, फिर आपको ये ज्यादा बेटर समझेगा। 10 capital और when I appointed 10 capital, मतलब 10 machines and 10 labor, I got 100 units produced. When I introduced 20 capital and 20 labor, I got 200 units produced. And when I have appointed 30 capital and 30 labor, I got 300 units. अब देखो 10 से 20 डबल हुआ इनपुट, आउटपुट भी 100 से 200 डबल हुआ, मतलब डबल इंक्रीज इनपुट, डबल इंक्रीज आउटपुट, मतलब बोथ आर इक्वल और नॉट। 10 to 30 3 times, आउटपुट ऑल्सो 100 to 300 3 times। इक्वेशन से समझना है। अच्छा, when you convert this equation into a diagram, isoquant, y-axis, you get equal gap between everything, 100 chocolates, 200 chocolates and 300 chocolates, equal gapping। तो इन इंक्रीजिंग में आइसोकॉन में गैप आर डिक्रीजिंग, इनमें आइसोकॉन में गैप्स आर इक्वल। अच्छा, व्हाट अबाउट योर कॉस्ट? तो गाइस कांस्टेंट मतलब क्या, ना प्रॉफिट बढ़ा ना कम हुआ, कांस्टेंट रहा तो कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। आई विल बी गेटिंग अ LAC, a horizontal straight line, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बराबर। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है प्रॉफिट कम होना। प्रॉफिट कम होती है जब कॉस्ट बढ़ती है,
हाँ कि ना? लेकिन देखो, when percentage change in input brings less change in less percentage change in output means what? ज्यादा इनपुट में कम आउटपुट. अब ज्यादा इनपुट में अगर कम आउटपुट निकल रहा है मतलब योर रिसोर्सेज आर गेटिंग वेस्टेड. ज्यादा रॉ मटेरियल लग रहा है, आउटपुट कम निकल रहा है, मतलब कहीं वेस्टेज हो रही है, तो उससे आपका कॉस्ट बढ़ रहा है. तो देखो, जब इनपुट कम हो आउटपुट ज्यादा हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न, जब दोनों इक्वल हो तो कांस्टेंट, और जब इनपुट ज्यादा हो आउटपुट कम हो तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स. अब देखो हियर, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इनपुट इज इंक्रीजिंग बाय 10% तो आउटपुट इज इंक्रीजिंग बाय 8% लेसर से, क्योंकि आउटपुट शुड बी लेसर इन एनी कंडीशन. अगर आउटपुट कैपिटली लेस है मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स है. अच्छा, इफ इनपुट फॉल बाय 10% आउटपुट इज फॉलिंग बाय 12%. ज्यादा से गिरेगा तभी तो आउटपुट कम हो जाएगा ना. ये जो डाउनवर्ड है ना, इससे जरा ध्यान से पढ़ लेना. अब इक्वेशन देखो, 10 कैपिटल एंड 10 लेबर गिव्स मी 100 यूनिट्स बराबर 25 कैपिटल एंड 25 लेबर गिव्स मी 200 यूनिट्स बराबर 45 कैपिटल एंड 45 लेबर गिव मी 300 यूनिट्स. इस इक्वेशन से आपको कैसे पता चलता है कि डिक्रीजिंग है? तो देखो, कंपेयर करना पड़ेगा. पहले वाले को हमेशा कांस्टेंट बेस पकड़ने का. 10 से 25 हुआ मतलब 2.5 टाइम्स इनपुट बढ़ाया और आउटपुट से 2 टाइम्स. इनपुट बढ़ा 2.5 टाइम्स और आउटपुट बढ़ा ओनली 2 टाइम्स, मतलब आउटपुट कम से बढ़ा, मतलब आपका 0.5 टाइम एक्स्ट्रा रहा, वो वेस्ट हो गया. तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट बढ़ी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. 10 से ही 45 को कंपेयर करो. 10 मशीन से 45 मशीन लगाई मतलब 4.5 टाइम्स, लेकिन आउटपुट बढ़ा 3 टाइम्स. अग्री ना? अब जब आप इसको आइसोकॉर्ड में प्लॉट करोगे, y एक्सिस एंड x एक्सिस, दिस इज माय क्वांटिटी, तो आप लोग को गैप ज्यादा मिलेगा. 100 200 यूनिट्स. तो इन डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन आइसोकॉर्ड कर्व्स आर इंक्रीजिंग. अच्छा, प्रॉफिट कम कब होता है? जब आपकी कॉस्ट बढ़ती है, LAC. अब हो सकता है कि आपको कॉस्ट ना समझाओ, लेकिन आपको कॉस्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा. कॉस्ट यू शेप में होता है कि नहीं? तो दिस इज यू शेप. सी हियर, मैं यहां बना देता हूं. इनिशियली फॉलिंग, देन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजिंग. फॉलिंग मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स, और ये इंक्रीजिंग मतलब, तो आपको LAVC यू शेप में मिलेगा. समझा? ये स्टेजेस है. अब आप बोलोगे सर ये कहां कहां पूछा गया, तो मैं आपको इसके अटेम्प्ट्स बता देता हूं सो दैट यू कैन. क्या होता है कि अटेम्प्ट्स बताने से स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आता है, अरे हाँ पूछा है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना. आई कैन अंडरस्टैंड यू फ्रेंड्स. लो मैं आपको बता दूं, ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है ना, ये कितनी बार पूछा गया ये मैं आपको लिख देता हूं. कहाँ लिखूं यार, यहीं लिखता हूं, ठीक है, ब्लू पेन से लिख देता हूं. दिसंबर 2013, दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 में 2 बार क्वेश्चन आए हैं अलग अलग तरीके से, कभी ये और ये. जून 2019 एंड जून 2014. यहां लिखना भूल गया. बोलो बोलो, है ना इंपॉर्टेंट. स्टेज 2 2 बार पूछा गया. दिसंबर 2013, जून 2015, ठीक है, और जून 2019. जून 2019 में ये डायग्राम पूछा गया कि भाई कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में LAC कैसा होगा? कांस्टेंट बराबर. और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अभी तक नहीं पूछा है. सो होप यू गॉट ऑल द डेटा फ्रॉम माय साइड. और इक्वेशन बेस्ड MCQs भी पूछे गए बराबर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स.
होप आपको पूरा प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आया। ठीक है, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। इतने इजी नोट्स से ज़्यादा और मैं कुछ नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स आई कांट एक्सप्लेन यू, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। ना अब अंडरस्टैंड, आई एम रबिंग दिस। ना अब आपको पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स, कितने टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, मैंने आपको अटेम्प्ट्स भी बता दिए, और इससे ज़्यादा नो वन कैन provide you such a reliable data, बराबर। you can watch any other lectures on YouTube, बराबर। लेकिन अब मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आशा करता हूँ। बट आपको कितने प्रोडक्शन में पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो मैं वो भी याद दिला दूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 6 पॉइंट्स हैं, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आई थिंक सो 4 पॉइंट्स हैं। 6 + 4 10 13 to 15 पॉइंट्स के बीच में। यार इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, हाँ कि ना, ऑल ऑफ यू। अच्छा, बट होप आपको टू द पॉइंट समझ में आ गए। लेकिन हम अभी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं ना। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट्स हैं, बराबर, तो वी आर रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9773450031। This is my personal contact number. You can WhatsApp me. Please don't give me a calls. I'm getting so much calls, but I don't pick it up because I'm busy in the lecture. Like I'm recording lectures for you all. बराबर, लेकिन आप WhatsApp कीजिएगा। ठीक है, WhatsApp आप कैसे करेंगे? You have to write your name. You are sending me doubts from which place. You are from which place. आई लव टू नो कि आप लोग कौन सी जगह से मुझे मैसेज भेज रहे हैं। इट मोटिवेट्स मी, बराबर। और हम प्रोफेसर्स को प्राउड फीलिंग होती है कि नहीं यार, मेरा लेक्चर किसी ने देखा, मेरा लेक्चर की किसी ने तारीफ की, मेरा लेक्चर किसी के काम आया। एंड देन योर डाउट्स, आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स इन बिटवीन 5 PM to 7 PM, माई गारंटी। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक बाय एग्जाम। मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले अगर आपको लगता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, हम इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स में पढ़ाते हैं, प्लीज़ अप्रोच अस। ठीक है, वी आर हियर टू मेक यू CS। थैंक यू वेरी मच।